बार फिर नमस्कार इंदौर। और सुबह मैं अपने एक ऐसे साथी से बात कर रहा था जो मंच पर वक्ता साथी रहे मेरे, महापौर इंदौर के। और अभी हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके अभिनय ने हमको भीतर तक छुआ है। एक जो नया जॉनर अभिनय की दुनिया में क्रिएट हुआ है, जहाँ पर हमारे पास पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान तो नहीं, पर उनका जो कल्ट है, उस कल्ट के सशक्त हस्ताक्षर जिनके अभिनय ने हमेशा ही 2006 से लेकर अभी तक लगातार प्रभावित किया है। और इस मंच से शुरुआत में ही मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं खुद आपका एक बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे खुशी है कि आपसे बात करने का अवसर मिला। बहुत बहुत शुरुआत तो कुछ ही किसी और सवाल से करना चाह रहा था, पर मुझे समझ में आया कि अमित सियाल जी जितने सहज तरीके से अभिनय करते हैं पर्दे पर, और थिएटर के आदमी हैं तो थिएटर का आदमी तो वैसे भी एक अलग तरह की जिंदगी को जीता है, अलग तरीके से किरदार में उतरता है। जितने सहज वो हैं, जैसे वो एयरपोर्ट से आए वैसे ही हमारे सामने उसके पीछे एक ट्रेजेडी है। अमित जी का बैग एयरपोर्ट पर छूट गया, तो वो जिस वेशभूषा में मंच पर आने वाले थे उसमें नहीं आ पाए। वो जैसे चले थे मुंबई से वैसे के वैसे ही आ गए। क्या हो गया भाई साहब, बैग कैसे छूट गया? नहीं, वेशभूषा थी, जूते रह गए बैग में। अच्छा, तो चप्पल भी ऐसी कोई बुरी नहीं लग रही है मुझे। नहीं बहुत अच्छी लग रही है। ये भी स्टाइल स्टेटमेंट है आपका। हाँ, मुझे लग रहा है स्टाइल हो गया है ये जबरदस्ती का। ये शुरुआत तो आपकी कानपुर की बचपन की, क्योंकि लिट चौक एक ऐसा मंच है अमित जी, चूंकि आप पहली बार इस मंच पर आए हैं। इंदौर शहर बहुत उत्सव प्रेमी शहर है। कई तरह के उत्सव, कई तरह की संस्कृतियां एक साथ यहाँ धाराएं बहती हैं। बहुत जिंदा दिल शहर है ये इंदौर। पोहे, जलेबी और दाल बाफले तो आपने सुने होंगे। जी जी बिल्कुल सुना है। तो मैं भी कानपुर का हूँ, तो इन सब चीजों से तो समानता है। हाँ। उस तरह की समानता है। कानपुर में भी उसी तरह का अपनापन मिलता है। और वहाँ के ठग्गू के लड्डू इंदौरी लोग कहीं का खान पान छोड़ते नहीं है। ठग्गू के लड्डू, बदनाम कुल्फी, इस तरीके हाँ। की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए, मैं कुछ और जो अभी आपकी ताज़ा फिल्म आई है उससे शुरू करने वाला था। तो अब आप बदनाम कुल्फी पे पहुंच ही गए हैं। कानपुर के आपके बचपन के दिन, वो यादें जो अभी तक कहीं साझा हो नहीं पाई। बचपन 2006 में आप आए और आपकी एक साक्षात्कार की पंक्ति मेरे जहन में बस गई कि पता नहीं यार, ये मुंबई आके लोगों को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। मेरा तो पहला ऑडिशन हुआ और मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे लगता है कि कुछ विशेष मेहरबानी ईश्वर की आपके ऊपर थी कुछ, क्योंकि हमने वो किस्से सुने कि लोग बेंच पर सोए, महबूब स्टूडियो में चले गए, चने चिरौंजी खाकर जिए, दोस्त की जेब से पैसे निकाले। तमाम ऐसी कहानियां भी हैं मुंबई में संघर्ष की। उसके बीच एक कानपुर से दिल्ली आकर पढ़ते हैं अमित सियाल, और दिल्ली से झोला उठाकर चलते हैं कि यार हम तो एक्टर बनेंगे। बंबई जाते हैं, तनुजा चंद्रा को पहला ऑडिशन देते हैं और पहले ऑडिशन में ही सफल हो जाते हैं। उसके पहले का किस्सा सुनना चाहते हैं इस मंच से। उसके पहले आने से पहले मैं ये जो आपने किस्सा बताया, उसके बाद जो हुआ मेरे साथ, वो बताना चाहूँगा। जरूर। क्या है कि कभी कभी आपको सफलता जब बहुत आसानी से मिल जाती है, तो वो जो मेरे मुंह से कथन निकला कि अरे यार इतना क्या स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को मुंबई में, तो असली स्ट्रगल जो है वो उसके बाद शुरू हुआ। अच्छा। क्योंकि आसान सफलता जो है ना, दिमाग में चढ़ जाती है। क्या बात। ये तो ईमानदार स्वीकारोक्ति के लिए ताली जरूरी है भाई। बहुत ईमानदार स्वीकारोक्ति की बहुत जल्दी सफलता सिर में चढ़ जाती है। तो वो मेरे भी चढ़ गई। कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि बेटा सुधर जाओ, थोड़ा जमीन पे आ जाओ, धरातल पे आ जाओ। तो उड़ रहे थे, तो वो उड़ते उड़ते इतना उड़ गए कि लोग देख ही नहीं पा रहे थे ऊपर। तो वो 3-4 साल लग गए मुझे वो नीचे जमीन पे आने में। तो वो एक पता नहीं किसी ने बोला था मुझे कि देखो बेटा, क्या है ना जिंदगी में, ये या तो ये 2 तरीके होंगे, या तो तुम नीचे से ऊपर जाओगे या ऊपर से नीचे आओगे। तय कर लो। तो ये तुम तय कर लो कि अभी तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। तो मैं तय तो नहीं कर पाया कुछ, लेकिन मेरे साथ लाइफ ने, जिंदगी ने अपने आप ही तय करवा दिया था। अब उससे पहले का तो कानपुर में पैदा हुआ, पला बढ़ा, और छोटा सा शहर है, और बस वही जिंदगी थी। घर, स्कूल, दोस्त, यार। आप जब बड़े होते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं, नई नई चीज़ों को आविष्कार करते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो पहले पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा था, तो मम्मी के जब चांटे पड़ते थे तो पढ़ाई की तरफ, पुस्तकों की तरफ दिमाग चला जाता था। कनपुरिया कंटाप बोलते हैं। हाँ, तो जब अच्छा नहीं लगता कि मम्मी कंटाप मारती थी, मम्मी चांटा मारती हैं। सड़क वाले लोग मारते कंटाप। तो ये जो नॉर्मल जिंदगी हम लोगों की होती है सबकी बचपन में, छोटे शहरों में, वही थी मेरी जिंदगी। और
फिर नई नई चीज़ें आप डिस्कवर करते हैं, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, तफरीबाजी करना, चाट पकौड़ी खाना, बिरयानी खाना, ये खाना वो। तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते करते वो क्या धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई से जो है मन थोड़ा सा अलग सा होने लग गया। पहले बहुत अच्छा था मैं पढ़ाई लिखाई में, जी। और फिर मुझे समझ में आया कि एक्टिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो क्या आप स्टेज पे जाते हो, मैंने पहला नाटक किया मुझे याद है, मैं आई थिंक 8-9 साल 10 साल का ऐसे कुछ रहा हूँगा। तो घबराया हुआ था मैं, डायलॉग ना भूल जाऊं तो डायलॉग पे ही जो है वो लाइनों पे ही। कानपुर में ही स्टेज कर रहे थे आप? हाँ, स्कूल के अंदर। स्कूल के। हाँ, स्कूल तो सारा ध्यान जो है वो लाइनों में केंद्रित था। तो ऐसा कुछ एक्टिंग वैक्टिंग क्या होती है ये सब तो समझ में आता नहीं था। तो एक हमारी हिंदी की टीचर थी, उन्होंने कहा कि भाई करो सब। तो सबको कुछ लोग वॉलंटियर करते थे, कुछ लोगों को जबरदस्ती करवाया जाता था कि कुछ तो करो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर तो कुछ तो कर लो। तो मैंने भी वही किया। तो जब मैंने किया तो जब नाटक खत्म हुआ तो बड़ी तालियां पड़ी, तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो जब कानों में गई तो सीधे मस्तिष्क के अंदर गई वो। और वहाँ खड़े खड़े मुझे लगा यार ये काम तो कर सकता हूँ मैं, है ना। और जो स्कूल की जो छात्राएं थीं, जो मुड़ के भी नहीं देख रही थी, तो वो देखे ही जा रही थी। मैंने कहा यही करूंगा अब। ये तो सही। हाँ, यही तो चाहते हैं। तो वो मोटिवेशन जो है लड़कियों के अंदर जो लड़कों को मोटिवेशन देने का वो जो हुनर है, उसको मैंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया सर। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक और साक्षात्कार में आपने कहा था कि आपको अधिकतर थोड़ी इंटेंस सी भूमिकाएं मिलती है, एक रोमांटिक रोल करना चाहते हैं। वो टीज कहाँ से आ रही है अब मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, मैं रियल लाइफ में बहुत फनी और हंसमुख आदमी हूँ मैं। आपके सारे किरदार ऐसे कुछ भी नहीं। आपने अगर एक किस्सा, इतने सारे किस्से आपने याद कर रखे मेरे जो मैंने बोले, तो एक और मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा। तो क्या है कि बम्बई में था, बहुत स्ट्रगल चल रही थी, काम धंधा था नहीं कुछ, कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। कभी एक फिल्म इधर मिल गई, कभी एक कुछ काम उधर मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम थी। तो फ्रीक्वेंसी जब काम की कम होती है तो धन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो गरीबी के दिन चल रहे थे, तो ऐसे ही बैठा हुआ था, एक दो लगा लिए लवली लवली, भगवान से बातें करने लग गया। मैंने कहा यार हीरो नहीं बना रहे हैं तो विलेन ही बना दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने ऐसी सुनी है मुझे कि इंटेंस रोल, विलेन रोल, ये रोल वो रोल, तो एक दिन बैठ के फिर 2-3 लगा के उनसे बात करनी पड़ेगी। जब घर वापसी करवाइए भाई। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार कभी न कभी सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती है, और जो निकलता है वो सत्य हो जाता है। तो उसी पहर सरस्वती विराजमान होगी और आपने जो मांगा मिल गया। सत्य हो गया, वो सत्य अभी तक भुगत रहा हूं मैं। वो तो मेरा मन यही है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी कॉमेडी वॉमेडी करूं, कुछ हंसते खेलते, थोड़े फैमिली टाइप रोल जिसके अंदर इंटेंसिटी कम हो। क्योंकि मैं इंटेंस कर करके मुझे लग रहा है कि मैं ही इंटेंस हो गया, मैं ऐसा था नहीं। कितनी दिक्कत होती इस तरह के ग्रे शेड्स, बहुत सारे ग्रे डार्क शेड्स आपने किए हैं। कई बार ऐसा नहीं लगता, जब दिलीप कुमार करते थे कभी बहुत ऐसे रोल, तो वो कहते थे मैं तो इसके अंदर ही चला गया, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं, वो सच बात है। वो क्या है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो वो आप क्योंकि आपके अंदर से आ रहा है तो वो आपके ऊपर गहरा असर छोड़ता है। वो उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन वो आप कोई भी किरदार आप निभाते हैं, जो किसी भी तरीके का किरदार हो, इंटेंस हो या कॉमिकल हो या ड्रामा हो, कोई भी हो, लेकिन वो आपसे ही निकला तो आपके अंदर ही से एक दरवाजा खुला है, अपने एक नया दरवाजा खुला अपने अंदर से, जो शायद आपको भी अपने बारे में नहीं पता था। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो वो रह जाता है आपके अंदर, वो आप पे असर करता है, वो धीरे धीरे आपको पता चलता है, वो व्यक्तित्व में समा जाता है। Correct. बहुत, और जो इस तरह के गंभीर अभिनय करने वाले लोग होते हैं, यही पहचान भी है। बहुत गंभीर बात है, मैं इस गंभीरता पे वापस आऊंगा, लेकिन मेरे मन की जो चुहलबाजी मुझे फिर से वहाँ कानपुर ले जा रही, जब लड़कियां फिदा होने लगी थी। तो वो फिदा होने वालों में से कोई किस्सा होगा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। एक बहुत ही फनी किस्सा है कि पहली बार पता नहीं आप लोग वो एक फ्लेम्स करके गेम नहीं होता था, याद है आपको? FLAMES। तो वो कांटे मारते थे नाम के हिसाब से वो। तो इस तरीके के नए नए गेम सीखने चालू किए थे, तो ये सब चलता रहता था क्लास में। तो एक थी, उनको शायद मुझसे कुछ लगाव हो गया। हाँ। तो अच्छा, तो अटेंशन तो अच्छी लग रही थी। अब अटेंशन जब मिल जाए पूरी तो उसका असर नहीं मालूम था। तो एक दिन वो आई और उन्होंने बोला, ऐसे आई पास से, बड़ी क्यूटली आई और आके ऐसे पास में बोली कि आई लव यू, और क्या के भाग गई। क्या बात है।
और सर मेरा मेरा तो दिल ही धड़क गया। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या हो गया? ये क्या होता है, ऐसा भी होता है क्या? हाँ। तो मेरे मुंह से क्या निकला, मैंने बोला अगर आज के बाद आपने ये सब बदतमीजी की बातें करी ना, प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा। लो, दिल तोड़ दिया आपने तो बेचारे का। समझिए आप, एक तो जो चाहिए वो मिल रहा है और जब मिल जाता है तो फिर नहीं चाहिए। वो बड़े कौन सी confusion। बेमुरवत सी घड़ी थी जिसमें आपने ऐसे ही बेचारी का दिल तोड़ दिया? नहीं नहीं, ये मैं किस उम्र की बात कर, वही मैं- 9 मैं- साल वाली? हाँ मतलब छोटा था मैं, अभी नया नया थिएटर वेटर शुरू किया था, नया नया नाम होना शुरू हुआ था। तो बेसिकली अब क्या बोलने, अपना गधा ही बोलना पड़ेगा, और क्या बोल सकते हैं। इसके आगे फिर दूसरे मौके भी तो आए होंगे ना, दूसरे मौकों के रहने दीजिए। जब आप ठोकर खा के ठाकुर बन चुके थे। तो फिर नहीं, तो नहीं, नाम मत आप- लीजिएगा। तो फिर आप समझिए जब ठाकुर बन जाता आदमी तो फिर मोपेड खरीदी, फिर हाँ। उसके पीछे कोई बैठा, फिर स्कूटर आई, फिर उसके पीछे कोई क्या बैठा, बात है? फिर मोटरसाइकिल आई, फिर उसके पीछे कोई बैठा, और जब ये सब नहीं था तो रिक्शे में बैठ लिया 1-2 बार। क्या बात है। और फिर दिल्ली के कॉलेज में आए तो ये किस्से तो चालू रहे होंगे वहाँ? दिल्ली के कॉलेज में मैं जाके फिर से काफी शरीफ हो गया फिर से, अरे, क्योंकि हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ वो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगा कि देखो ये सब में कुछ रखा नहीं है और जिंदगी जो है कहीं जा नहीं रही है, और उसको थोड़ा वापस से अपने पाथ पे लाओ और कुछ करो जिंदगी का। तो दिल्ली में आपको सच बताऊं तो मैं पहला 1 साल, क्योंकि एकदम से नया शहर था वो और कल्चर एकदम अलग था। हालांकि मेरा ननिहाल था, हम लोग हर साल जाते रहते थे वहाँ पे, लेकिन छुट्टियों में जाना और रहना जाके फर्क होता है जगह में। तो जब पहला साल कॉलेज किया तो मैं बहुत बोर हुआ, मैं ना कोई दोस्त थे खास, ना कुछ यार थे, ना वो शहर समझ में आ रहा था। कानपुर एक अपना शहर है, कस्बाई मतलब- शहर है, सब पहचानते हैं एक दूसरे मतलब को। आप पैदा बड़े हुए हैं, छोटा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं, इधर 6-7 किलोमीटर में सब मामला खत्म है। वो दिल्ली बहुत बड़ा है, वो निगल जाए आपको। तो वहाँ पे असली मेरी लाइफ दिल्ली में शुरू हुई जब दूसरे साल, जब सेकेंड ईयर पहुंचा मैं, तो बैरी जॉन करके एक हैं, बहुत बड़े थिएटर के गुरु हैं, तो वो अपना थिएटर ग्रुप वापस से रिवाइव कर रहे थे वो। तो मुझे वो पता ही नहीं था कि कौन थे वो। तो मेरे कुछ पड़ोसी थे, मेरे हम उम्र के लोग, और स्टूडेंट थे वो भी, तो वो दिल्ली के ही लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ऐड आया था, मैंने कहा ये कौन है? तो कुछ ऑडिशन का ऐड आया था कि एक ब्लड ब्रदर्स करके एक बहुत पॉपुलर जो है वो म्यूजिकल है, जिसका हिंदी रूपांतर सुनो रे किस्सा मनोज जी, शाहरुख खान, ये सब बहुत साल पहले की। बैरी जॉन के थिएटर से तो मनोज वाजपेयी, शाहरुख खान जैसे नाम भी Correct. निकले और वो किस्से को बड़े सुनाते भी हैं। करेक्ट। तो वो ब्लड ब्रदर्स बेसिकली इंग्लिश जो है वर्जन है, वो ओरिजिनल वर्जन था, उससे ये सब हिंदी के सुनो रे किस्सा निकले थे। तो उसने बोला कि बहुत बड़े आदमी है यार, जाके तुम ऑडिशन दो, ये दो वो दो। तो वो मुझे वो दिन कभी नहीं भूल सकता मैं, क्योंकि पता नहीं आप लोगों में से कितनों को दिल्ली के बारे में या दिल्ली के ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज है। तो गार्गी कॉलेज करके है, साउथ दिल्ली में। कौन भूलेगा, गर्ल्स कॉलेज है ना। मैं आजकल दिल्ली रहता हूँ। हाँ, समझ गया आप। अभी भी मैं इंदौर से हूँ मूलतः, पर अभी नहीं, अभी भी आप गर्ल्स कॉलेज मतलब? नहीं, उसको जानता जरूर हूँ। जैसे आपकी यादें हैं वैसे मेरी भी यादें हैं। तो मुझे याद है वो वहाँ का सेमिनार रूम था गर्ल्स गार्गी कॉलेज का, और मैं कॉलेज के अंदर घुसा और कम से कम नहीं तो 300-400 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, 12वीं के स्टूडेंट्स, जो दिल्ली के लोकल क्राउड था, और सब मतलब भयंकर इंग्लिश स्पीकिंग लोग, खतरनाक वाले। तो हम लोग तो हैं लुटियंस वाले सब। हाँ, हम लोग तो कहने को तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश लिखते बड़ी अच्छी थे, लिटरेचर बड़ा अच्छा था, ग्रामर बड़ी अच्छी थी, बोलने में जो है वो मतलब नानी जो है वो खिसक लेती थी। हाँ, तो वो मैं अंदर गया, अब सारा वो है इंग्लिश प्ले, ऑडिशन इंग्लिश में हो रहे हैं, लोग रपट टपर इंग्लिश बोल रहे हैं, यहाँ निकल नहीं रहा एक शब्द, ठीक है। तो वहाँ से मुझे एक्चुअली समझ में आया थिएटर का जो महत्व है, और थिएटर के अंदर जो अनबायस्ड अप्रोच है कलाकारों को लेके, तो मैंने तो बैरी जो है वो कुछ बोल रहे थे कि भाई अपना अपना करके दिखाओ कुछ जो तुमने कभी कुछ किया हो, जो तो बेसिकली वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे होंगे जो भी। तो मैंने कहा सर मेरे को तो कुछ इंग्लिश में आता नहीं है, तो मैं कुछ हिंदी में कुछ आपको, और म्यूजिकल था तो वो गाने वाने गवा रहे थे, तो कोई मतलब डोरे मी फासोलिटी कर रहा है, कोई कुछ के सरा गा रहा है, और ये गा रहा है वो गा रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो मैं किशोर कुमार का फैन हुआ करता था, तो मैंने कहा किशोर कुमार गा दूं हिंदी में, ऐसा तो नहीं फेल कर दोगे?
तो उनका नहीं 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 नहीं, हम अब आप गाओ जो भी गाना जो गा गाओ। रहे हो गाओ। तो वो जब मैंने किशोर कुमार गाया और वो जितने भी सारे 200-250 लोग इंग्लिश स्पीकिंग थे और उन्होंने जिस तरीके से तालियां बजाई और उसको एक्सेप्ट किया, जिसके अंदर भी कुछ भी जो है बायस नहीं था कि तुम हिंदी स्पीकिंग या हम इंग्लिश स्पीकिंग है, हुनर की तो तारीफ। वो जो दरवाजे खुले थे वो उसने अगले 3 साल तो जो है लाइफ ही चेंज कर दी मेरी। तो वहां से जो है थिएटर का सिर्फ एक्टिंग थिएटर में नहीं करी मैंने, तो मैंने थिएटर का हर डिपार्टमेंट को छुआ, साउंड, लाइट, स्टेज डिजाइन, बहुत अच्छा टाइम इसीलिए था वो आपके अभिनय में वो दिखाई देता है कि आप नीचे से उस दक्षता को, हर विधा को सीखते हुए आए। सर सच तो बताऊं ये एनएसडी सब वगैरह नहीं सोचा, जैसे हाँ? दिल्ली वाले तो एनएसडी का रास्ता पहले अपना लेते हैं। मैं क्या है सर, मुझे बिल्कुल भी ये सब आइडिया नहीं था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या जीवन में। फैजल भाई मुस्कुरा रहे हैं आपको तो। फैजल भाई को सब पता है ये सब। सुने हुए किस्से हैं जी। तो मुझे कोई आइडिया था, मैं डायरेक्शन लेस आदमी था, मैं अभी भी मुझे लगता है कि मैं डायरेक्शन लेस हूँ। मैंने लाइफ को कभी ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, ना अभी भी ले पा रहा हूँ मैं। रोल तो इतने सीरियस करते हैं। हाँ तो यही है, पता नहीं विडंबना। अपने आप ही वो चले जा रहा है कुछ। अच्छा, मैं और 2-3 बहुत अच्छे सवाल हैं, और मैंने सोशल मीडिया का ज़माना और मैं खुद डिजिटल का आदमी हूँ, डिजिटल वेबसाइट्स को लीड करता रहा हूँ, डिजिटल न्यूज़ रूम्स में काम करता हूँ, तो मैंने सोशल पे डाला था। वो लोगों ने, आपके एक तो बहुत फ़ैन है और उन्होंने बहुत अच्छे सवाल भेजे, उनमें से कुछ सवाल उठाऊंगा। लेकिन ये गाना कौन सा गाया था आपने किशोर कुमार जी का? जरा 1-2 पंक्ति सुन लेना भाई, लोग जरा ताली बजाओ तो थोड़े। बहुत बुरा गाता लिट हूँ चौक पे मैं, दर्ज हो ताली जाए ना बजाने कि इस गाने से एंट्री हुई थी भाई साहब अभिनय जगत में। मैंने ये गाया था कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आवाज इतनी भारी नहीं थी तब, थोड़ी पतली थी। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तुम्हें कोई और देखे तो अभी तो जलता मैं है। ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना आवाज भारी तुम्हें करने की, कोई सब और- नकली है सर ये। हाँ हाँ, यहीं पढ़े हैं इसी कॉलेज में, इसलिए एक विशेष नाता है। वो बताइए, भाई साहब जो कह रहे हैं, लाइफ कम्स खंडवा के रहने वाले थे और इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े हैं वो, लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। तो इसीलिए आपने इंदौर की धरती पे किशोर कुमार का गाना गाया, तो ट्रिब्यूट टू वाह किशोर वाह, कुमार क्या है बात। आपका। ये मुझे पता था, मैंने पढ़ा है कि गाना अच्छा गाते हैं, तो आखिरी में सोचा था 1-2 पंक्तियां गवाऊंगा, लेकिन चूंकि यहीं से एंट्री हुई है, किशोर कुमार के गाने से एंट्री हुई है और मालवा की सरजमी पर आप हैं, इंदौर की सरजमी पर हैं। अब मैं आता हूँ ताज़ा मुद्दों पर। ये आपकी बचपन की गलियां और कॉलेज तक हम आ चुके हैं, और ये यादें ऐसी होती हैं जो दर्ज हो जाती है लिट चौक के मंच से, लोगों को आपकी अभिनय यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। ताज़ा फिल्म आपकी जो आई है, आपने बॉबी देओल के भाई का जो किरदार, मतलब ये फिल्म को लेकर जो समाज में चर्चा है, बहुत डिबेट चल रही है। 2 पक्ष हैं, 2 धड़ों में ऐसा लगता है पूरी सोसाइटी बट गई है। एक कहते हैं कि ये क्रिएटिव फ्रीडम है और जो समाज में हो रहा है वही हम दिखा रहे हैं, इतनी हिंसा, इतनी क्रूरता, इतनी नंगई। दूसरा धड़ा कहता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखा दिया, और इतना ज़्यादा दिखाना गलत है, जुगुप्सा होती है, घृणा होती है। और दूसरा, इस तरह की हिंसा और इस तरह का परिवेश आप बार बार मंच पे दिखाएंगे तो वो उसी को बढ़ावा देगा, क्योंकि फिल्में समाज को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। तो अब ये वही पुरानी बहस पे हम चले जाते हैं कि अंडा पहले या मुर्गी, फिल्में समाज का आईना होती है या समाज फिल्मों से प्रभावित होता है। मेरा मानना है कि दोनों का साहचर्य है। और एक सोशल मीडिया पर देख लीजिए, फिल्म समीक्षकों में देख लीजिए, आम जनता में देख लीजिए, सारी की सारी जनता क्रिटिक बनी हुई है, और इस फिल्म को लेकर जबरदस्त लोगों के टिप्पणियां। अभी एक फिल्म आई है ये एनिमल, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जैसे मैंने मिर्जापुर या इस सीरीज में आप मैंने हिस्सा रहे मैंने हैं। सर मैंने एक तो फिल्म देखी नहीं है, बट मैंने सुना है कि मतलब बहुत वाइल्ड किस्म की फिल्म है वो। जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया है वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और आप चूंकि मिर्जापुर और इस तरह की सीरीज हाँ, का हिस्सा उसको- रहे हैं जिसमें इसी उसको- तरह की हिंसा दिखाई गई है, उसके ऊपर डिस्कशन होना भी चाहिए, उसको टटोलना भी चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ये भी अपने आप में एक सत्य है। कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बतौर इंसान, जो भी हमारी इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन उतनी ही लिमिटेड है जितना आपने या तो कहीं से सुना है, या तो कहीं देखा है, या आपके साथ हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए एक फिल्म आई अवतार, अब वो बिल्कुल ही फिक्शनल इमेजिनेशन है, वो समझ लीजिए कि वो फेरी टेल इमेजिनेशन है। लेकिन वो भी इमेजिनेशन में
जो ड्रैगन है वो उड़ रहा है, तो आपने वो इन्फेरेंस लिया होगा कि पंछी उड़ सकता है, या फिर पहाड़ जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन हैं तो वो पहाड़ ही, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी इमेजिनेशन जो है वो जितना हमारा दिमाग जो 5% इसमें ऑपरेट कर रहा है। इमेजिनेशन नहीं ना सर, इसमें तो दिखाया गया कि समाज ऐसा मैं क्रूर मैं होता आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, वो इमेजिनेशन। अब चक्कर ये है कि एक दूसरा भी पॉइंट होता है कि आप जब भी कोई कहानी लिखते हैं या कोई फिल्म बनाते हैं या कोई भी चीज़ को आप सोसाइटी के सामने, ऑडियंस के सामने रखते हैं, तो उसमें आपको ये ज़रूर तय करना चाहिए अपने अंदर कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे जैसे अर्थ करके, मिर्च मसाला करके जो पुरानी फिल्में आती थी, जो सामाजिक विषयों के ऊपर फिल्में ओमपुरी बनती नसरुद्दीन थी, शाह वाला। अब आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उसके अंदर आप एक ऐसा घिनौना रेप दिखाना चाहते हैं किसी महिला का, जिससे कि वो स्टोरी आगे बढ़े, जिससे कि जो ऑडियंस देख रही है उनके अंदर वो रोष आए, उनके अंदर वो समझ आए कि जब एक महिला के साथ ऐसा होता है तो उसके रेपरकशन सोसाइटी में, उसके घर में जिसने किया है उसके यहाँ पे क्या होता होगा उसका। तो मुझे हमेशा लगता है कि हम लोगों को कुछ तो अपने अंदर ये पाना चाहिए कहानी लिखते वक्त या कहानियाँ बनाते वक्त, कि आप जो भी कहानी आगे कर रहे हैं उसका लार्जर कॉज क्या है, वो किस लिए कर रहे हैं आप। अगर आप सिर्फ फूहड़ता के लिए कर रहे हैं तो फूहड़ता के लिए फिर आप स्लैपस्टिक बनाओ, अगर आप एक्शन के लिए कर रहे हो तो आप एक्शन भी अगर बनाना चाहते हो तो एक्शन के अंदर भी कुछ तो बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ लार्जर कॉज होना चाहिए, मेरा पर्सनली ये मानना है। और जैसे मिर्ज़ापुर है, आपने मिर्ज़ापुर का नाम लिया, तो मिर्ज़ापुर में कहानी है, वो कैरेक्टर्स जो है वो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है। वो कैरेक्टर्स जो है वो दो भाई हैं, वो छोटे से उसमें रहते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, बाप जो है वकील है, तो क्या है कि हम, आपको लगता है कि हमारे ही बीच के लोग हैं ये। पर उसमें जिस तरह की हिंसा और गाली गलौज है, मैं ओटीटी पे भी आऊंगा कि ओटीटी ने आपको एक अलग मकाम दिया, और आपने कहीं कहा भी है कि आपके करियर को एक नई ऊर्जा मिली ओटीटी के आने से। करेक्ट। जो क्रिकेट के लिए आईपीएल ने किया है कि नए खिलाड़ियों के लिए, नए खिलाड़ियों को मैदान दिया है, जगह दी है, टैलेंट दिखाने का मौका दिया, वो ओटीटी ने अदाकारों के लिए किया है कि उनको बहुत क्रिएटिव फ्रीडम दिया है। क्योंकि फिल्म बनाना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और फिल्मों में मौका पाना भी, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत लंबा संघर्ष है। ओटीटी ने वो दिया, लेकिन ओटीटी की पहचान केवल गाली गलौज और हिंसा से क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, और है भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि है। क्योंकि वो इनिशियली क्या हुआ कि एक दो सीरीज ऐसी आई, जैसे कि मैंने इनसाइड एज में मैंने खुद ही बहुत गालियां दी हैं, काम किया, लेकिन अब वो कैरेक्टर अगर है ही ऐसा, अगर वो है ही ऐसा, वो वर्ल्ड ही ऐसा है, वो वर्ल्ड मैं कैसे क्रिएट करूँगा? मैं साधु बन के तो वो वर्ल्ड क्रिएट कर नहीं सकता हूँ। तो अगर वो वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है तो वो होएगा ही फिर सर, क्योंकि क्या है कि क्रिएटिव फ्रीडम फिर क्या है, वरना फिर तो हम लोग वही बनाते हैं जिसमें कि मतलब भजन कीर्तन हो, हाँ, और जिसमें सब अच्छी अच्छी बातें हो। ऐसा तो है नहीं कि जो भी जैसे कि इनसाइड में मेरा कैरेक्टर था या मिर्ज़ापुर में जिस तरीके का दिखाया गया था, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लोग हैं नहीं दुनिया में। अगर आप गली से अपने बाहर निकल जाइएगा तो 10 ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन हम जो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी कारणवश है वो स्टोरी अगर वो स्टोरी में ना हो, तब भी अगर स्टोरी आगे चल सकती है तो आपने जबरदस्ती डाल रखा है। आप बहुत गंभीरता से उत्तर दे रहे हैं अमित जी, मैं टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जो हम बेडरूम पे करते हैं वो चौराहे पे तो नहीं करते। करेक्ट बात। तो जो बेडरूम की चीज है वो बेडरूम में। दूसरा, ओटीटी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ओटीटी सीधे घरों में जाता है, ड्राइंग रूम में जाता है, करेक्ट, बेडरूम्स में जाता है, फैमिली के साथ वॉचिंग हो रही होती है और अचानक कोई ऐसा सीन आ जाता है, गाली आ जाती है, तो फिर हमको लगता है यार नहीं। तो अगर ये है सर, तो ये आपका एकदम सही पॉइंट है कि अगर आप कोई भी शो बनाते हो तो उसमें आप शो शुरू होने से पहले डिक्लेरेशन देनी चाहिए, डिस्क्लेमर देना चाहिए कि इस शो में ऐसे ऐसा है। जैसे कि अगर आप विदेशी शोज देखोगे, हाँ, उसमें होता है, उसमें सब में हमारे यहाँ पर उतना एक्सप्लिसिटली नहीं होता है। हमारे यहाँ पे वहाँ कंपलसरी भी है, हमारे यहाँ पे होना चाहिए। इसमें मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ओटीटी सेंसर बोर्ड के थ्रू तो पास होता नहीं है। करेक्ट, वहाँ कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। तो आपको अपना वॉलंटरीली जो आपको अपना सेल्फ रेगुलेट करना है, इतना तो मॉरली हम लोगों को करना चाहिए। ये मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ।
क्योंकि जब तक हम उस क्योंकि एकदम सही बात है, सडनली कोई 12 साल का 13 साल का बच्चा बच्ची बैठे हुए हैं, नाना नानी बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, सडनली आपको पता ही नहीं कि ये शो क्या है, सडनली कुछ कांड हो गया उसके अंदर जो कि बच्चों को नहीं दिखना चाहिए, जो कि बड़ों को नहीं दिखना चाहिए, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए और इसके बारे में आई थिंक बहुत सारी चर्चाएं चल भी रही हैं और चली भी हैं और देर सवेर ये हो भी जाएगा। ये आपके फिल्मों के कई किरदार, जैसे रेड फिल्म थी अजय देवगन वाली, ललन सिंह, उसमें बहुत फेमस हुए, ये हुए, पर आपने कहा है कि फिल्मों में आपको एक लेवल तक सफलता मिल रही थी, लेकिन उसके बाद ओटीटी आया, तो वो क्या ब्रेक था, वो कैसे मिला और कैसे ओटीटी ने फिर आपके अभिनय की दिशा बदली? मुझे लगता है कि क्योंकि जब ओटीटी नहीं था तो फिल्मों में ब्रेक इन करना या एक ब्रेक थ्रू पाना बहुत कठिन काम है। और फिर वो क्या है कि टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं मुंबई में या हमारे पूरे देश में, तो टैलेंट की जब कोई कमी नहीं है तो क्या सेपरेशन है जो आपको किसी दूसरे के मुकाबले सक्सेसफुल कर दे? अब वो यही है कि या तो आपको कोई गॉडफादर हो या आपके पिताजी बहुत रईस हो, प्रोड्यूसर ही बन जाए पहली फिल्म के, स्टार किड्स वाली जो, हाँ, तो वो वैसा हो जाए। मुझे मुझे उस बात से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, बट जो सच है वो सच है। या फिर ऐसा हो कि आप राइट प्लेस एट द राइट टाइम हो, तो वो फिर किस्मत की बात आ गई, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। या आप इतने ड्रिवन हैं कि आप वो मंजिल पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, तो आप, हाँ, तो वो आप कर सकते तो हैं। ब्रेक कैसे कब आया आपके लिए? तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो इजाफा हो रहा था फिल्मों में, स्पेशली एज एन एक्टर लेके, वो बहुत स्लो था, वो बहुत कम था, वो वैसा नहीं था कि मतलब कि आपको एक मंजिल दिखने लग जाए कि मैं यहाँ यहाँ इस चोटी तक पहुंच सकता हूँ। ओटीटी गेम चेंजर था, क्योंकि क्या है कि फिल्मों में एक और बात थी कि सेंसरशिप है, आप इतना ही कर सकते हैं, इतना ही दिखा सकते हैं, और फिल्मों में बड़ी अजीब सी सेंसरशिप है कि ठीक है ना, आइटम डांस तो हो सकता है लेकिन बाकी आप उसमें सच्चाई नहीं हो दिखा नहीं सकते। रूल्स तो हैं। थोड़ा सा हमारा मामला जो है ना डावाडोल है, वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, वो आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। ओटीटी में क्या हुआ कि कंटेंट जो है ना, वो कंटेंट जो लोग बनाना चाह रहे थे, जो बना नहीं पा रहे थे ना, एक तो उनको मौका नहीं मिल रहा था, दूसरा ये कि उनको उनको वो कहानियां बनाने के लिए वो पैसा नहीं मिल रहा था, वो लोगों को लगता था कि ये कहानियां कौन देखेगा। ओटीटी ने वो कहानियों को सजग कर दिया, तो जब इंटरेस्टिंग कंटेंट बनने लग गया तो ओटीटी अपने आप ही ड्राइव करने लग गया अपने आप को। जी, प्लस कोविड ने थोड़ी मेहरबानी कर बहुत दी, ज्यादा लोगों की वॉचिंग बढ़ाई। तो कोविड ने मेहरबानी ज्यादा कर दी। या फिल्मों और ओटीटी की जो अमित जी बात कर रहे हैं, इसमें एक और बात है, फिल्मों में एक डर और होता है हर अभिनेता या अभिनेत्री को जो नया आता है, वो होता है टाइप्ड होने का, कि मुझे एक तरह के रोल में सफलता मिली तो सारे राइटर डायरेक्टर मेरे लिए उसी तरह का रोल लिखेंगे, मैं बार बार वैसा ही रोल करूंगा और मैं टाइप्ड हो जाऊंगा, और फिर मैं किसी, और वो एक कुंठा है हर अभिनेता की, जब भी मंच से पूछे यार मुझे वही रोल मिलते हैं, क्या करो, लिखते ही उस। ओटीटी में वैसा बंधन नहीं है, ओटीटी में बहुत फ्रीडम है, लेकिन उसके बावजूद जो अभी आपकी भी शुरुआत में दिक्कत आई, ऐसा क्यों हुआ कि आपके पुलिस वाले के या राजनीतिज्ञ के ज्यादातर रोल्स हैं, और वो भी थोड़े डार्क साइड, ग्रे साइड के ज्यादा हैं? क्या ओटीटी में भी अब टाइप्ड होने का डर बढ़ रहा है? टाइप कास्ट आप कहीं पे भी हो सकते हो, वो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि आप उससे कैसे निकलते हो, क्योंकि उसका एक कारण है। उसका ये जो भी हम लोग फिल्में बनाते हैं या शोज बनाते हैं या इस तरीके का जो भी काम है, वो बहुत ही इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, हर काम में बहुत पैसा लगता है। अब जो भी प्रोडक्शन हाउस या जो भी प्रोड्यूसर, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जो भी पैसे लगाते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले यही आता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये देखा हुआ है इसको ऐसे करते हुए, तो ये इसमें एक कैरेक्टर है, इसी को ले लो, क्योंकि ये तो टेस्टेड एंड ट्राइड है ये। तो वो अब मुझे पर्सनली लगता है कि वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बंधन से, उस चंगुल से, उस दलदल से अपने आप को कैसे निकालोगे। और कभी कभी बहुत टफ भी हो जाता है, तो जैसे कि मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा मना करना शुरू किया, तो फिर वो बात फैलती है कि नहीं यार वो अभी ये सब करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर मैंने 2-3 कॉमेडी चीज़ें करी, तो अभी सडनली वो फिर लोगों को पता चल गया कि हाँ यार ये कॉमेडी भी कर रहा है और अच्छा कर रहा है, तो वो आपको धीरे धीरे खुद ही चेंज करना पड़ता माइंडसेट। तो आगे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें हम अलग रूप में अमित सियाल को देखें?
मेरे 2 फिल्में हैं जियो के साथ, वो जल्दी ही रिलीज होनी चाहिए। दोनों कॉमेडी फिल्म है। एक में परेश रावल के साथ काम कर रहा हूँ मैं, एक में मैं इंडिपेंडेंट हूँ। वो कॉमेडी प्लस ड्रामा है, बहुत ही सुंदर फिल्म है, तिकड़ा में उसका नाम। और परेश जी के साथ जो आएगी वो जो तेरा है सो मेरा है, और महारानी सीजन 3। फिर एक मैंने नागेश कुकनूर जी के साथ सीरीज करी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है वो, राजीव गांधी असैसिनेशन के ऊपर। तो वो भी है। एक छोटा सा कुछ एक स्पेशल अपीयरेंस एक और सीरीज में किया है, मीडिया के ऊपर है वो सीरीज बनी हुई। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग तरीके की आने की संभावना है अगले साल तक। मैं सामने से बहुत सारे लोगों को हसरतों से मंच की ओर देखते हुए, आप सवाल तैयार रख लीजिए, मैं आऊँगा। मेरे 2-3 सवाल और हैं, मैं पहले उनको पूरा कर लूँ। कुछ सोशल मीडिया के सवाल हैं, वो सारे नहीं आ सकते। जो लोग सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े हैं या लिट चौक की टाइमलाइन पर जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, कुछ सवाल जो ग्रे रोल क्यों करते हैं, ग्रे रोल करने में क्या दिक्कत आती है, ओटीटी ने कैसे गेम चेंज किया, ये वो सवाल थे जो लोगों ने चाहा था कि अमित सियाल जी जब मंच पे हो तो उनसे पूछे जाएं। उन्हीं में से एक सवाल में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई, लेकिन वो सारे सवाल टाइमलाइन पर आए थे और हमने पूछे। कुछ सवाल मैं पूछूंगा, सामने से भी कुछ सवाल आपके आ सकते हैं। अभी तक आपने जो किरदार निभाया अमित जी, उसमें सबसे आपके दिल के करीब का किरदार कौन सा है? फिल्मों का अलग और ओटीटी का। मैं ना सर वही डायलॉग मारूंगा जो मैं सब लोगों को मारता हूँ। नहीं, सब प्रिय नहीं नहीं, नहीं, डायलॉग नहीं है, ये सच है, ये सच दिल से बोल रहा हूँ आपको मैं। कि मतलब अगर आप एक माँ से पूछेंगे कि तुम्हारे मतलब 5 बेटे हैं तो उनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो कैसे बताऊंगा मैं। किसी को जैसे नवीन कुमार है महारानी वाले, या आईपीएस है मु- मिर्जापुर मुझे वाले जो पुलिस वाला है। मुझे मुझे दिया वापस जो किरदार से मिला है वो 100% नवीन कुमार हैं, एक तो हैं ही। बहुत बहुत गहरा और बहुत अलग तरह का। और स्पेशल मेरे लिए अगर उस मायने में पूछा जाए कि, तो मेरे लिए इनसाइड एज बहुत स्पेशल था, क्योंकि एक आपको सच बताऊं तो मैं वो किरदार मैं ही हूँ। वो मेरा फ्रस्ट्रेशन है, इनसाइड एज वाला। हाँ वो मेरा फ्रस्ट्रेशन है, वो मेरा एंग्स्ट है। वो उस समय मिला मुझे जब मैं बिल्कुल हताश हो चुका था और मुझे लगा था कि अब नहीं हो पाएगा यहाँ पे। कुछ कुछ खाना वाना बनाना सीख लेता हूँ, एक हाँ ढाबा वाबा खोल लेता हूँ, वहीं से चलेगी। ऐसे विचार आए। हाँ तो मतलब खाना भी खा लूंगा अपना पका के, बेच भी दूंगा उसको। तो इस तरीके की भावनाएं आ चुकी थी मन में। तो वो जितना भी मेरा एंग्स था वो सब उसमें मैंने डाल दिया था। तो वो मुझे लगता है कि वो जो किरदार को Reflection मैंने है। दिया वो मेरी थेरेपी हो गई। वो मेरे लिए कैथार्टिक था वो। और एक ऐसा तितली में जो मैंने किया था। तितली। हाँ। ऐसा कौन सा किरदार है जो आप चाहते हैं कि आप निभाएं, किसी और अभिनेता ने निभाया हो या कोई कैरेक्टर आपके जहन में हो और आपको लगता है ये मुझे मिलेगा तो मेरे अंदर का एक्टर इसके साथ सबसे ज्यादा न्याय कर पाएगा? मुझे मुझे ना सर ये कॉमन मैन स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। हम्म। जैसे तितली का जो वर्ल्ड था वो मुझे अच्छा लगता है वो बहुत। जैसे डेली क्राइम करके एक शो आया था, अभी ट्रायल बाय फायर करके एक शो आया। महारानी वगैरह इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो तो मैं कर ही चुका हूँ। तो मुझे ये जो जो रियल लाइफ से जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं या वर्ल्ड ये जो क्रिएट हुआ होता है, उसके अंदर मुझे जानने में बड़ा मजा आता है। और उसके अंदर कमाल कमाल की कहानियां हैं जो कि धीरे धीरे अब लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कॉमन मैन की जो स्ट्रगल है वो उतनी स्ट्रगल किसी भी इंसान की नहीं है। उसको आप पर्दे पे निभाना हाँ तो चाहें। वो कहानियां करने में मुझे बहुत मजा आता है। आपके पसंदीदा अभिनेता कौन है? मेरे जिनकी वजह से मैं एक्टिंग में आया, जिनको देख देख के जो मतलब कभी हाथ तोड़वा लिया, कभी टांग तोड़वा ली, वो तो अमिताभ बच्चन थे। वो तो कि अगर अमिताभ बच्चन कूद सकते हैं 10वीं मंजिल से तो मैं क्यों नहीं कूद सकता और हूँ। फिर टांग तोड़वा ली। हाँ तो वो पहली से ही कूद के टूट गई टांग। तो अमिताभ बच्चन है। और फिर जब थोड़ी और आंखें खुली तो नसीर भाई हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, और परेश रावल हैं। और फिर जब मैं पुराने ज़माने में गया तो वहाँ पे भी दिलीप साहब के काम देखे। और फिर अभी इरफान भाई थे, मनोज भाई हैं। हाँ। और फिर बाहर के एक्टर्स हैं, डैनियल डे लुइस हैं, डेंजल वॉशिंगटन हैं, बहुत सारे हैं। मतलब ऐसा एक कोई नहीं है। अभिनेत्री खास तौर पे वो जिनके साथ आप चाहेंगे कि आपको किरदार मिले। अभिनेत्री में मतलब अभी मेरे बड़ी फेवरेट हैं, एमिली ब्लंट करके एक हैं एक्ट्रेस, एन हैथवे हैं, और तबू रही हैं काफ़ी। हाँ स्मिता पाटिल रही हैं, और शबाना जी रही हैं। और हाँ अभी टॉप ऑफ द हेड जो आ रहा है मेरे इस जमाने के कोई नाम नहीं आ पा रहे ना, ये तो
इस जमाने में मुझे, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने मुझे बहुत मतलब अंदर तक घुस के प्रभावित किया है, वो नाम ले रहा हूँ मैं। और क्योंकि क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में ना हम सब कॉम्पिटेंट तो बहुत हैं, लेकिन वो एक अलग वो नहीं है। जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पापा लोगों के ज़माने में होते थे ना, राजेश खन्ना, अलग ही है वो, ऐसा कोई नहीं है। ये अभिनेत्री वाली और बात हो रही ना भाई साहब। हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे आ रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए दीपिका पादुकोण को मैंने देखा एक आध फिल्म में, तो बड़ा अच्छा काम लगा, बाकी में नहीं अच्छा लगा। तो वो ऐसा ऐसा कोई मेरे ध्यान में नहीं है कि मैं बोलूं कि अरे यार मैं बार बार इनको देखना चाहूंगा। तबू एक ऐसी थी जिनको देखने का मन। भैया अभी की जो अभिनेत्रियां डूब मरना चाहिए यार, सियाल जी को नहीं किसी नहीं ने नहीं, डूबिए प्रभावित मत। नहीं आप किया। यार सब आपको प्रभावित ही नहीं कर पाए सब कोई मत डूबिए, क्योंकि अगर डूब जाएंगे तो जो आगे जाके अच्छा कर पाएंगे वो कैसे देखेंगे फिर हम लोग। सवाल तो दो चार मेरे पास अभी मैंने देखा फोन में और आ रहे हैं, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा एक दो सवाल सामने से इससे, हाँ जी पहले आप पूछ लीजिए, लेडीज फर्स्ट। फिर ये भाई साहब ने किशोर कुमार वाली बात बताई थी, तो मैडम आपका नाम बता के फिर सवाल पूछिएगा। मेरा नाम पुलकित शर्मा है। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, स्पेशली काठमांडू कनेक्शन में आपका जो रोल था उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। मुझे आपसे ये जानना है कि आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? कोई ऐसा आपने सोचा हो कि जिनके साथ आप चाहते हो कि यार ये डायरेक्टर हैं, इनके साथ काम करना है, ये कुछ अलग काम करवा सकते हैं मुझसे? और एक क्वेश्चन और है, आप प्लीज़ पहले इसका जवाब दे दीजिए। डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं मैम, मतलब सबसे बड़े से बड़े डायरेक्टर से लेके जिन डायरेक्टरों का अभी तक मुझे भी नाम नहीं पता, मैं सबके साथ काम करना चाहूँगा। मुझे काम करने का क्राइटेरिया होता है कहानी, और मैं उस कहानी में कहाँ क्या कर रहा हूँ। अब इतने सारे नए नए डायरेक्टर अभी आए हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन बेहतरीन काम किया है, प्लस हमारे वेटरन डायरेक्टर्स भी हैं, जैसे इम्तियाज़ अली हैं और सुजीत सरकार हैं और अनुराग बासु हैं। ये सब मेरे ओल्ड टाइमर, जो ओल्ड टाइमर्स हैं, वो फेवरेट जो ओल्ड टाइमर्स हैं वो हैं। फिर बहुत सारे देवशीष मखीजा करके हैं, अभी नए डायरेक्टर हैं। कनु बहल के साथ मैं काम कर ही चुका हूँ, दोबारा फिर से करना चाहूँगा। सचिन पाठक, जिनका काठमांडू कनेक्शन जिन्होंने डायरेक्ट किया, उनके साथ करना चाहूँगा। अभी अभी आई थिंक वो मामला ट्विस्ट हो चुका है। अभी कहानी सेंटर में, बाकी सब एंसिलरी। तो अगर जो सेटअप है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक प्रोजेक्ट को चूज़ करने में। सेटअप क्या है, बाकी लोग कौन हैं, कहानी क्या है, मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर काम करने का मन करता है। सर एक क्वेश्चन और है, आपको क्या मुश्किल लगता है, ग्रे कैरेक्टर्स प्ले करना, कॉमिक रोल या एक्शन मूवीज? मतलब आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या है एक एक्टर के लिए प्ले करने में? कुछ डिफिकल्ट नहीं, सब आसान, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। माइक दे दीजिए। ये काठमांडू कनेक्शन का ही, चूंकि मैडम ने सवाल पूछा था, एक आनंद पराशर है हमारी टाइमलाइन पर, जिसमें लिट चौक और मैंने सवाल पूछा था। वो कह रहे हैं काठमांडू कनेक्शन में आपका किरदार एक तरफ बेहद भावुक है, वहीं दूसरी ओर उसमें जासूसी दिमाग भी है। इस किरदार के लिए आपको अलग से क्या तैयारी करनी पड़ी? अपना दिमाग खराब करना पड़ा, और क्या तैयारी करना। बहुत अच्छा जवाब है। एक और सवाल है, वो बाद में लूंगा। भाई साहब आप पूछ लीजिए पहले। सर मेरा परिचय नीरज, मैं यहीं इंदौर का निवासी हूँ और मुझे ये दूसरा वर्ष है मेरा जब मैं लिट चौक के प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा जयदीप भाई को, क्योंकि दूसरी बार उनको सुनने का मौका मिला। एक परफेक्ट पत्रकार हैं, क्वेश्चन पूछने या प्रश्न पूछने के तरीके बहुत अच्छे से वो रखते हैं। ट्विटर पे भी फॉलो करता हूँ सर, पिछले साल से ट्विटर पे आपको फॉलो करने लगा हूँ। धन्यवाद। और आप हिंदी के जो शब्दकोश वहाँ देते हैं वो सब देखता हूँ वहाँ पर। हमारी कोशिश है कि लोग हिंदी को पढ़ते और याद बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सर, हिंदी लापता हो जाती है इस देश के कई एक भागों शब्द से। अमित भाई हम डालते हैं, उसका अर्थ और उस शब्द का जिस कविता में उपयोग हुआ हो, ऐसी एक कविता हर रोज हम पोस्ट करते हैं। मैं बिल्कुल, बहुत मैं अच्छा आपको है। 100% फॉलो करता हूँ पिछले साल से। मेरा सौभाग्य है कि दोबारा आपको सुनने अपन का तो मौका- इंदौर के ही अपन बात करेंगे। अमित भाई मुंबई से खास तौर पे आए हैं, आप तो अमित इनसे भाई, पूछ- इंदौर में आपका स्वागत है। मेरा प्रश्न यह था कि मैंने आपकी मिर्ज़ापुर भी देखी है, महारानी भी देखी है, लेकिन जो कैरेक्टर आपने महारानी में निभाया, महारानी फिल्म में निभाया हुमा कुरैशी के अगेंस्ट, मुझे मालूम है किस राज्य पे बनी थी वो फिल्म, और भले वो आप डिस्क्लेमर आता है कि फिक्टिशनल है या जो भी है, आपके उस चरित्र से या जो आपने जो चरित्र जो निभाया उससे राजनीति ज़्यादा मैं समझता नहीं हूँ और राजनीति में पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन वो फिल्म देखने के बाद राजनीति में कितनी क्या क्या चीज़ें ऊपर नीचे होती है, क्या गंदगी है, उस आपके चरित्र से मुझे राजनीति के बारे में बहुत कुछ पता लगा।
और मैं उसी आपने जो उस अच्छे कैरेक्टर को निभाया उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे जानदार और शानदार रोल हमें भविष्य में और देखने को मिले सर। मैं भी यही आशा करता हूँ कि मुझे ऐसे रोल मिलते रहें। नहीं सर धन्यवाद भाई साहब। इसी से जुड़ा एक बहुत अच्छा सवाल सोशल मीडिया पे आया है। नवीन कुमार का आपका अभिनय इतना प्रभावी था, हमारे जहन में अभी तक बसा हुआ है, क्या आपको कभी कोई राजनीतिक पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ोगे क्या? सर क्या पता आगे क्या होगा, तो नेवर से नेवर। मतलब संभावनाएं पूरी हैं। नेवर से नेवर सर। बहुत सारे अभिनेता आए हैं राजनीति में, ऐसा भी नहीं है। नेवर से नेवर, बट मुझे इनकार नहीं है। मतलब अगर कभी राजनीति में जानने का अवसर मिला या मौका मिला या कभी हो पाया ये, तो राजनीति में जाने से पहले मैं अपना ना खूब सारा सिक्योरिटी, अपनी लाइफ सिक्योर करके जाना चाहूँगा, समझ रहे, ताकि मैं वहाँ फिर जाके भला कर सकूँ। फिर ये बात तो ठीक कही आपने। एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि राजनीति अब 2 ही लोगों के लिए बची है, एक जिसके घर में कुछ ना हो और एक जिसका घर भोरा भरा हो। बीच का आदमी राजनीति नहीं कर सकता। या तो घर खाली हो तो खोने को कुछ है ही नहीं, फक्कड़ है, बात, और या फिर घर इतना भरा है कि फिर चिंता नहीं है। सही बात। वरना बीच के लोगों के लिए राजनीति। हाँ, कोई और सवाल है सामने? जी कुछ कह रहे थे। दूसरे वाले से ना मुझे लगता है कि राजनीति में लोग घबराते होंगे जिनका घर भरा हुआ है पहले से। हाँ, कि यार ये ना तो खाएगा ना खाने देगा। शुरुआत में कहा भी था मैं मन की बात करने आया हूँ अमित सियाल जी ने, तो अमित सियाल जी मन की बात ही कर रहे हैं आज पूरी तरह। हाँ सर, ये पीछे से आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अनुराग कश्यप के साथ कब मूवी करेंगे? जब वो मेरे साथ करेंगे। थैंक यू सर। ये सीधे मिर्जापुर से आए भाई साहब, आपसे सवाल। डायरेक्ट क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्वेश्चन। मिर्जापुर के लोग नाराज हैं कि आपने मिर्जापुर को ऐसे गुंडई वाला पेंट कर दिया उसमें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक्टर था उसमें। मैं फोन नंबर देता हूँ आपको, जिसने लिखी है मिर्जापुर, उससे बात कीजिए। हेलो, 2-1 हाथ उठे। हाँ, अमित भैया राव, इंदौर से शुभम धाकड़। भैया आपसे ये पूछना था मेरे को, सॉरी भैया मेरे को आपसे ये पूछना था। पूछो ना यार। वो इंदौरी में बात कर, असल में भैया भैया करके बात करते हैं जी। बोलो भैया। हाँ भैया, आवाज आ रही ना सबको? बहुत बढ़िया आ रही है, बोलो आप तो सवाल पे आ जाओ। भैया ये जो मिर्जापुर आने वाली तीसरी अपनी है ना, तो इसमें मुन्ना भैया जिंदे है कि नहीं? ये असली फैन है भाई साहब। चेकबुक लाया, चेकबुक। पैसे समझ लगेंगे गया। बेटा इन्फॉर्मेशन के इसके। ठीक है, आप भी रहोगे ना उसमें भैया? तूने इसका मतलब मिर्जापुर देखा नहीं ठीक से ना? नहीं नहीं देखा दिल है। में मार दिए गोली, अभी क्या दिल में भी गोली खाने का जिंदा हो जाऊंगा मैं? गोली तो मुन्ना भैया भी खाई है, पर वो तो अमर है। वो हीरो हैं वो नहीं मर सकते। वैसे कब आ रही 3 भाई साहब? कोई आइडिया नहीं सर। आप उस प्रोजेक्ट से अलग थे? नहीं, क्योंकि नहीं। वहां तो कैरेक्टर वाला बात तो हो गई। हाँ नहीं, वो अभी पूरा हो गया। उसमें हुई नहीं, मैं खत्म है मामला। आपका वहां पर वो कहानी में पटाक्षेप हो गया। और कोई सवाल है भाई सामने से? 2-3 अच्छे सवाल आए मेरे पास हेलो। उनसे जुड़े हुए। नमस्कार अमित जी। मैं खंडवा से प्रज्योत जोशी। मैं जैसे यहाँ घुसा ना, तो आपके सारे कैरेक्टर सिर्फ आपकी आवाज़ से ही समझ में आ गया कि अमित जी आ गए हैं और बैठे हैं। तो ये जो आप आवाज़ जो तू वो जो चेक काट के देने वाला था उसमें से आधा इनको दे दे। नहीं, तो मेरा पूछने का मेन मकसद ये था कि इस तरह के कार्यक्रम इसलिए होते हैं कि हमें अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो आप जो फिल्मों में काम करते हैं, स्टेज पे काम करते हैं, तो ये आवाज़ तैयार करने के लिए कुछ विशेष आप करते हैं? कुछ प्रैक्टिस या कुछ प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया तो है, खुल के बता नहीं सकता मैं लेकिन अभी। इस आवाज के लिए। अरे ये नहीं, अमिताभ बच्चन कहते थे कि वो सुबह उठते से ही नहीं, voice ये आई थिंक ये प्रैक्टिस तो 100% है। अब वो मैंने क्या प्रैक्टिस करी है वो मुझे पता नहीं क्या है, बट मैं थोड़ा गाना वाना गा लेता हूँ। ऐसा कभी रियाज व्याज तो किया नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उम्र के साथ ही अपने आप चेंज होती जा रही है। ये पिताजी की देन है ज्यादातर। नहीं, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि उन्होंने अधिकतर डबिंग तब की है जब सुबह उठते से ही। हाँ, वो थोड़ी भारी होती है आवाज, खरस उस time पे। ज्यादा होती है हाँ, आवाज। खरस ज्यादा होती है, बट एक बेसिक बेस तो उनका स्ट्रांग है ही। Already तो strong है। जेनेटिकली स्ट्रांग है। जिनको आकाशवाणी ने रिजेक्ट कर दिया, आज बताइए। लोग उनकी आवाज के दीवाने हैं। सर रिजेक्शन जिन्होंने मनोज भाई को एनएसडी से बाहर कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसने रिजेक्ट किया होगा वो मिला होगा वापस जाके कि नहीं मिला होगा। यही गड़बड़ होगी सर। आपको पहले ऑडिशन में ही सफलता मिल गई ना।
प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको वो ये। क्या है ना, हम बचपन में जाके लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे, रात को पुलिस वाले कहते थे साले घर जाओ, यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? यार महान लोगों की आत्मकथा में पढ़ा है सर ये कि वो जो लैंप पोस्ट के नीचे। ये जो जिनके नए पैसे आते हैं ना, उनसे हैंडल नहीं होते वो। ये सच है ये। तो दिक्कत हो जाती है। पर्सनल लाइफ में आप कैसे हैं? मतलब खाली समय में एक तो क्या करते हैं? किताब पढ़ते हैं तो कौन सी किताब आपके दिल के सबसे करीब है? मैंने बड़ी अजीब सी बात लगेगी आप लोगों को, मैं कम से कम पिछले 6-7 साल से मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। अच्छा। तो ये मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये वही वाला फेज है जो ये जो OTT का वो जो पहला जो मेरे शो मिला इनसाइड है, जो उससे पहले चल रहा था, मतलब बेहाल, दुखी, गुस्से में, गिवन अप एटीट्यूड। तो मुझे लगा कि यार मैं ना एक ही जगह में बस गया हूँ, आके कुएं का मेढक बन गया हूँ। तो पहले तो इस शहर से बाहर निकलो, क्योंकि सारा समय जो है मुंबई में कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, वो कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका खुद का जीवन व्यर्थ है और इन लोगों के पास बहुत काम है। तो पहले तो अपनी लाइफ को स्लो करो। तो मैं इधर उधर महाराष्ट्र में ही छोटी छोटी जगहों पे जाने लग गया, आउटस्कर्ट्स पे, जहाँ जिंदगी अपने आप ही स्लो हो जाती है। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे घंटों कोई गाड़ी लेके गया, अपनी गाड़ी रोक दी, मैं उस टाइम मतलब बुलेट चलाता था मैं, तो बुलेट पे चला गया घूमने अकेले, महाबलेश्वर चला गया, इधर उधर चला गया। तो मैं ऐसे घंटों बैठा रहता था पहाड़ के उधर कोने में जाके, ऐसे देखता रहता था। मुझे फिर समझ में आया कि मुझे थोड़े समय तक ना ये टीवी में लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, न्यूज़ में क्या चल रहा है, किसने कौन सी किताब लिखी, कौन सी कविता लिखी, मुझे ये सबसे दूर जाना है, क्योंकि मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन हूँ। तो मैं बहुत समय से, अब मेरा रुझान वापस से होने लग गया है कि थोड़ा बहुत अपने बारे में जान गया हूँ कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है। तो अभी भी मैंने कोई किताब हाथ नहीं लगाई है जिस मेरी हिम्मत हो रही है कि मैं उसको उठा के पढ़ लूँ। तो मुझे ऐसा लगने लग गया बीच में कि यार ये तो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ये तो इन्होंने देखा है, मैंने क्या देखा है। तो मैं अभी उस जोन को एंड कर रहा हूँ सर। तो अभी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, घर पे रहता हूँ, काम करता हूँ तो काम करता हूँ, नहीं करता हूँ तो डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। आपके अभिनय की संजीदगी आपके इसी व्यक्तित्व के पहलू से समझ में आती है। आप असल में किताब नहीं पढ़ रहे थे, पर अपने आप को पढ़ रहे थे। वही कोशिश आप थी। भीतर झांक रहे थे, वही अपने कोशिश थी। ये भी एक तरह की आध्यात्मिक चेतना है, और जो स्वयं को खोज लेता है फिर उसको और कुछ खोजने की अप्पो दीपो भव वाली जो बात है। हाँ, जो मतलब अभी मुझे अब 25% समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। अभी 75 बाकी है। तो मुझे लग रहा पूरा तो मृत्युशैया, निर्वाण की मृत्युशैया है भाई, समझ में आए निर्माण की। लेकिन 25% समझने का क्लेम भी बहुत बड़ा है। लोग तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, तब तक भी खुद को समझ नहीं पाते। तो फिल्म जो आपने अभिनय किया हो, नहीं किया हो, पर आपके दिल के करीब सबसे अच्छी हिंदी फिल्म कौन सी, और एक हॉलीवुड मूवी कौन सी जो आपको पसंद आई? हिंदी फिल्म अगर अभी की रिसेंटली अगर मैं बताऊं, जिसने मुझे बहुत ही बेहतरीन, कमर्शियली भी वायबल और परफॉर्मेंसेस भी वायबल थी, ये अपना इरफान भाई जिसमें थे इंग्लिश मीडियम। मैंने जब वो देखी, क्योंकि बहुत जबरदस्त मूवी। हाँ, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ 4.5 साल ऑस्ट्रेलिया में। ओके। तो मुझे वो दर्द पता है, वो जो मैं अपनी माँ की आंखों में देखता था या मेरे दिल में रहता था। अपने देश से दूर रहना, अपने लोगों से दूर रहना, वहाँ पे अलग ही कुछ स्ट्रगल चल रही है, भाव से लोग देखते हैं। हाँ, तो वो जब वापस आते थे और वापस आके जब जाना होता था वापस ऑस्ट्रेलिया वापस, तो दिल भर आता था, आंखें भर आती थी। तो वो मैंने देखा हुआ है, तो वो फीलिंग मुझे पता थी। और वो इतने सुंदर तरीके से इरफान भाई ने स्क्रीन पे करी ना, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से। बाकी सब भी बहुत अच्छे थे, बट उनका जो उन्होंने जो अपना दिल खोल के दिखाया उसमें, बहुत अफसोस होता है। इतने शानदार अदाकार और बहुत जल्दी विदा हो गए। मुझे तो सर बहुत अफसोस होता। हम सभी लोग उनको बहुत दिल से चाहा, उनके किरदार को, उनकी आंखें बोलती, उनका पूरा भाव प्रवण चेहरा याद आता है। वो किसी और ही स्पेस से ऑपरेट करते थे वो। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता था कनेक्शन है उनका ऊपर वाले से कुछ। बिल्कुल, इससे तो कोई इनकार नहीं है। एक दो हाथ और उठे थे, मैं आऊंगा। लेकिन ये आपके ऑस्ट्रेलिया वाला एपिसोड कहीं पब्लिक डोमेन में आया नहीं भाई साहब, वहाँ क्या कर रहे थे? है सर, पब्लिक अच्छा, डोमेन में है। मुझे डरा दिया घर वालों ने जब मैं सीरियस हो गया कि मैं प्रोफेशनल एक्टर बनूंगा। तो मेरी माँ तो रोने लग गई कि अच्छा, उन्होंने धक्का दिया था कि ऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए,
एलोक्यूशन भी करो, डिबेट भी करो, पढ़ाई भी करो, ये भी करो, स्पोर्ट्स भी करो। तो उन्होंने सब चीज़ों में धक्का दिया मुझे, मैं सीरियस हो गया इसको लेके। तो वो हो गई परेशान, और उन दिनों में तो कुछ होता नहीं था ना, केबल टेलीविजन होता था, कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने कहा ये तो मैंने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, मतलब पैर ही मार दिया कुल्हाड़ी पे जाके। तो फिर वो इमोशनल करके उन्होंने बोला कि बेटे फॉल बैक प्लान में क्या है। मैंने कहा ये क्या होता है प्लान। तो कह रही नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो जो तुम एक्टिंग करना चाह रहे हो तो फिर खाना पीना रहना कैसे करोगे अपना, हम ही तो नहीं खिलाते रहेंगे तुमको जिंदगी भर। सर्वाइवल का क्वेश्चन है। तो मुझे लगा कि मैं एक अपना फेंक देता हूँ बीच में कि जो इम्पॉसिबल हो उनके लिए करना। मैंने कहा देखो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, मुझे मालूम है आप कहाँ लेके जा रहे हो, कि आप बोलोगे एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाओ, MBA कर लो, GRE कर लो, GMAT कर लो, स्कॉलरशिप कर लो। मैं कहा जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा मैं। तो एक प्लान बनाया मैंने, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, 6 महीने का खर्चा दे दो, फिर वहाँ टैक्सी चला के कुछ भी करके अपना खर्चा निकाल के, फीस निकाल के अपने आप कर लूंगा सब। मुझे लगा मना कर देंगे, नहीं देंगे पैसे। मान गए वो। अरे यार, तो मैं बीच में 6-7 साल बिल्कुल अलग हो गया एक्टिंग से, एक्टिंग को हाथ ही नहीं लगाया मैंने। और वो भी एक बड़ा कमाल का फेज था लाइफ में, क्योंकि वो भी कचोटता रहा मुझे। वो जितने 6-7 साल में अलग रहा, खुश ही नहीं रहा मैं कभी। पैसा भी कमा रहा था, नौकरी भी कर रहा था, सब कुछ सही था, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, लेकिन वो घर घर होता है। हाँ, और थिएटर की गरीबी होती है, उसमें जो मौज है ना सर, वो किसी चीज में नहीं है। जिसका उससे जुड़ाव है धरती से। हाँ, तो वो फिर वापस वहीं आना था, इसलिए वापस आया एक्टिंग पे मैं। एक दो सवाल सामने से फिर मैं चाहूंगा, एक दो आपकी पसंद के गाने सुने बिना, इशारा तो वहां से आ गया था, लेकिन मैं सत्र को थोड़ा खींच। गाने? आपकी पसंद गाने तो आप बहुत अच्छे गाते हैं। अभी तो गा, एक सुने। गा तो दिया सर, क्या नहीं बात नहीं, है, एक हाथ क्या- दो गाना क्यों सुने बिना बेइज्जती करवा- छोड़ेंगे नहीं। एक आप गाना तय भाई, पीछे नमस्कार। कोई एक हाथ उठा था जो। हाँ आप। नमस्कार सर, अमित सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपकी कला को प्रणाम करता हूँ। जिस तरह से सर आप लोग आप हैं, मनोज सर हैं, जिस तरह से एक किरदार को पकड़कर और उसको अपना बना लेते हैं, वो जो कला है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सर कि अभी तक आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, किसी एक किरदार में आप इस तरह से घुसे हैं जिसमें निकलना मुश्किल होता है? जिस तरह से मनोज सर ने, एक बार मैंने उनको बोलते हुए सुना था कहीं पर कि उन्होंने कहा था गली गुलिया में उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया था उससे बाहर निकलने में उनको बहुत मुश्किलात हुई थी। तो इस तरह का कोई किरदार आपका रहा है थिएटर के टाइम से या शुरू से ही, जिससे आपको कभी कोई मुश्किल हुई थी, या किसी भी अभिनेता को ये मुश्किल होती है तो वो कैसे इस चीज़ से डील करते हैं? थोड़ा सा उस पर अगर आप कुछ बताएं। मुझे एक किस्सा याद है कि मैं तितली कर रहा था, दिल्ली में था होटल में, और मेरी वाइफ जो है वो भी दिल्ली से ही हैं, तो वो अपने घर में थी उस टाइम पे। तो हम लोग बीच में होली पड़ी, तो होली की छुट्टी थी 2 दिन की शूटिंग की, तो शूटिंग हो नहीं रही थी। तो मैंने बोला यार होटल ही आ जाओ, तो साथ में मिलके होली खेल लेंगे सब कास्ट वास्ट वालों के साथ भी, और फिर चले जाएंगे जहाँ पे भी जाना है। तो वो आई और बहुत दिनों के बाद मिल रही थी मुझसे, वो कुछ 2-2.5-3 महीने के बाद, लंबा वक्त। तो तब तक मेरी तितली की तैयारी चल रही थी। तो वो आई और तो उसने बड़े अजीब से ऐसे देखा मुझे, और उसने बोला कि कुछ बदल गया तुम्हारे अंदर यार, तुम नहीं हो वो आदमी। मैं कहा नहीं नहीं, अरे मैं तो वही हूँ, मुझे क्या हुआ। तो वो जो हम लोगों ने वर्कशॉपिंग करी, जो रिहर्सल्स करी, जो ट्रेनिंग थी उस कैरेक्टर तक पहुंचने में, तो उसने मेरे अंदर कुछ शिफ्ट कर दिया था, मुझे भी नहीं पता चला कि क्या शिफ्ट हो गया। हाँ, और वो मेरी मिसेज ने जब आके बताया तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे कुछ हो गया है क्या। तो वो ये चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि बहुत समय तक वो एक कैरेक्टर है जो और वो कैरेक्टर ही नहीं, वो जो जिस तरीके से वो पिक्चर शूट हुई और जहाँ पे शूट हुई, संगम विहार करके एक जगह दिल्ली में, पूरा चौल है वो, और बहुत ही मतलब बहुत ही रफ जगह है वो रहने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए। तो वो रोज जब हम लोग देखते रहते थे तो वो इफेक्ट करता रहता। मुझे अभी तक एक याद है कि हम लोग जब जीके के एक होटल से ये अपना सैनिक फार्म्स के थ्रू जाते हैं ना, तो सैनिक फार्म्स मतलब बड़े बड़े 1-1 एकड़ के फार्म हाउस, और सडनली आप पतली पतली गलियों से निकल के चौल में पहुंचते हो। तो मैंने एक दिन बोला, मेरे डायरेक्टर हैं कनू बहल, तो वो साथ में बैठे हुए, तो मैंने कहा यार रोज हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना, और अभी हमारा दिमाग भी चौल वालों जैसा हो रहा है, ना स्लम वालों जैसा हो रहा है। तो ये अगर किसी दिन
रात के अंधेरे में दीवार टाप के घर में घुस के डाका मार दें तो मतलब क्या क्या गलत होगा फिर वो? क्योंकि अगर वो रोज इतनी ऑपुलेंस से होते हुए जा रहे हैं अपनी गरीबी में, तो एक ना 100 में से एक का दिमाग तो बिफर सकता है, बिल्कुल, यू नो। और तो ये अपने आप चीजें ना चेंज हो गई थी दिमाग में उस क्योंकि कैरेक्टर आप को उस लेके, तरीके से उनकी तरह से सोचने लगे थे क्योंकि उस वक्त। सोचना पड़ेगा उनकी तरह से। क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इस तरह के बड़े बड़े फार्म हाउसेस के बगल में इस तरह की सघन बस्तियां हैं, तो एक तरफ तो विलासिता है, उपभोग है, अनाप शनाप पैसा है, रात की पार्टियां हैं, वीकेंड और गलती दोनों पार्टी में से किसी की नहीं है। नहीं, वो अपना अपना हाँ, जीवन जी वो रहे हैं। अपना जी रहे हैं, ये अपना जी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई फार्म हाउस वाला जो है वो तिरस्कार भरी निगाहों से किसी को गाली बक रहा है जो संगम विहार से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब है वो अलग अलग दुनिया है, वो इतनी ऑपोजिट दुनिया है वो कि जो जिसके पास कुछ नहीं है वो तो एक दिन गरीबी में घुस जाएगा तुम्हारे घर में, यू नो। तो मैं उस तरीके से सोचने लग गया वो, क्योंकि मेरा किरदार भी वही था। उसमें आप घुस गए। जो मनोज जी ने कहा था गली गुलियां के लिए, ऐसा लगता है कि तितली वाले में ऐसा ही घटित हुआ जो सवाल आपने भाई साहब पूछा था, लेकिन उसी से और इसको अगर हंसी मजाक में मैं खत्म करूं आपके सवाल को, तो जितने भी एक्टर हैं भाई, ये सच बात है, अब एक्टर माने ना माने, हम सब आधे पागल हैं, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। पागलपन और जुनून की हद तक जब आप चले जाते हैं तभी इस तरह की सफलता आपको वरना मिलती है। वरना ये काम कैसे कर सकता है कोई आदमी? कोई भी बड़ी सफलता बिना पागलपन और बिना जिद के नहीं मिली है। इतिहास इस बात का गवाह है। सारे बड़े और महान लक्ष्य जो हैं पागलपन और जुनून से मिले हैं। अमित सियाल जी का जो अभिनय के लिए पागलपन या जुनून है, वो पागलपन उसको कह रहे हैं, वो उस पागलपन के अलग मानी है। इस तरह का पागलपन आवश्यक होता है कि मुझे जीवन में कुछ कर दिखाना है। वो जुनून अगर आपका नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा। भाई साहब कोर्ट वाले हाथ उठा रहे हैं, माइक इनको दीजिए। तब तक एक सवाल, चूंकि मनोज वाजपेयी वाली बात आई थी, अमित जी आपका 2006 से 2023 तक का बहुत लंबा सफर है, उतार चढ़ाव भी रहे इसमें। आपको नहीं लगता, और आपके चाहने वालों को तो जरूर लगता है, चाहे आपको लगे, और चाहने वालों में मैं भी शामिल हूँ, जो आपके अभिनय का मुरीद है, आपके हर किरदार को गहराई से, अभी आपसे बात होनी थी, रेड नहीं देखी थी, परसों बैठ के रेड पूरी निपटा दी। ललन का मुझे किरदार इतना अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा कि इस व्यक्ति की मंजिल कहीं और है और ये कहीं किसी और ऑर्बिट में घूम रहा है। इसका ऑर्बिट अभी 2-3 लेवल नीचे है। उसी ऑर्बिट में किसी जमाने में मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी भी घूमते थे। उनका एनर्जी लेवल चेंज हुआ, जो साइंस में हम कहते हैं ना, और फिर वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चले गए। फिर उस ऑर्बिट में उनको वो रिकॉग्निशन मिली जिसके वो हकदार थे। मेरे ख्याल से हॉल में आप ताली बजा के तस्दीक कीजिए, अमित सियाल किसी और मयार के आदमी हैं। आप किसी और मयार के हकदार हैं। आपके प्रशंसक आपको वहां देखना चाहते हैं, वो मिला नहीं है। कहां दिक्कत है? मिल जाएगा सर, बहुत मतलब अभी हम तो आमीन कह सकते हैं। इसके बारे में तो कोई क्या ही कह सकता है। वो मैं थोड़ा ये क्या है कि ना, एक कमाल की चीज जुड़ी हुई है अभिनय के वर्ल्ड के साथ, उसको बोलते हैं पीआर। उसमें थोड़ा कमजोर हूं मैं, और कमजोर नहीं हूँ, आलसी हूँ बहुत। और मुझे बहुत सारे लोग टोकते रहते हैं, मेरे घर वाले बहुत टोकते रहते हैं कि ये थोड़ा इसमें इजाफा करो, तो वो भी अपने आप हो जाएगा एक दिन। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिस्से में कुछ चीज लिखी है तो वो मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, पर बहुत बढ़िया। बहुत ताली इस बात के लिए भी बचाइए कि उन्होंने कह दिया कि भाई फिल्मों में रह के भी मैं पीआर का आदमी नहीं हूं। पर अमित जी, यही आपकी खूबी है, यही आपकी ताकत है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा तो ज्यादा अच्छा आपके प्रशंसकों को लगेगा। पर कहीं ना कहीं सवाल के माध्यम से मैंने उस दुखती रग को भी छुआ है, क्योंकि फिल्मों में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पीआर और खुद की ब्रांडिंग मार्केटिंग भी करनी पड़ती है आजकल। जरूरी है वो। मैं ऐसा नहीं कि मैं उसको कोई गलत चीज मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके लिए नहीं बना हूं। अंदर से नहीं होता। हाँ, मेरे अंदर से नहीं है। भाई साहब आप पूछ लीजिए। अमित जी नमस्कार, मेरा नाम परिमल है। 2 सवालात आपसे। पहला, एक तो OTT प्लेटफॉर्म ने एक बहुत अच्छा जो है रिकग्नाइजेशन उन अभिनेताओं को दिया जो बहुत लंबे समय से बम्बई में संघर्ष कर रहे थे। उसमें से आप भी एक थे। लोगों के घर घर तक पहचान तो हुई उस चीज़ों को लेकर। कोई ऐसा चरित्र या कैरेक्टर आपके दिमाग में आता है जिसको प्रिपरेशन में या जिसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि अभिनेता के तौर पे बहुत से ऐसे न्यू कमर भी हैं जो इन चीज़ों में और इस दिशा में सोचते हैं, और उनके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि 5-6 साल में लिटरेचर से काफ़ी दूर है, बहुत चीज़ें पढ़ी नहीं, तो आपको क्या लगता है कि एक अभिनेता के तौर पर एक अच्छे कैरेक्टर को करने के लिए कुछ न्यू कमर हैं जो उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं,
उन्हें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और उसमें लिटरेचर या साहित्य कितना बड़ा रोल करता है और बहुत कौन अच्छा कौन सी सवाल। चीज़ें हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है और उन्हें करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका उत्तर मैं एक लाइन में दे सकता हूँ। वो ये है कि आप गहरी जिंदगी जीजिए। अपनी जिंदगी जो आप जी रहे हैं ना, वो सुपरफिशियल लाइफ मत जीजिए, डेप्थफुल लाइफ जिए। अगर आप अपनी लाइफ को डेप्थफुल तरीके से जिएंगे तो आपकी सबसे बड़ी प्रिपरेशन वही है। अब उसके अंदर आप किताबें पढ़ लो, आप म्यूजिक सुन लो, आप लोगों से मिल लो, उनकी बातें सुन लो, वो सब बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं। वो इन्फ्लुएंस आपके अंदर जाके क्या चर्न करके आपको क्या डेप्थ प्रोवाइड करता है, वो आपको बनाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, चाहे किसी भी तरीके के आर्टिस्ट हों, एक्टर हों, पेंटर हों, म्यूजिशियन हों, इवन प्रोड्यूसर बनना भी बहुत बड़ा आर्ट का काम है, जो कि अभी थोड़ा सा खो गया है, ऐसा लगता है मुझे। तो अगर आप डेप्थफुल लाइफ जिएंगे तो आपकी वो लाइफ अपने आप बाहर रेसिप्रोकेट करेगी। जब वो लाइफ लोगों को दिखेगी तो लोग अपने आप उसके साथ जुड़ेंगे। आपने भी वैसे थोड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर वाले पार्ट पे हाथ तो आजमाया हुआ है, फिर उधर नहीं गए ज्यादा? आजमाया था मैं बहुत, मतलब पतली गली से खंबा बजा के निकल लिया मैं। अपने लिए नहीं बना, समझ में आ गया। नहीं, वो अपने बस का काम ही नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है सर। बहुत सवाल है, लेकिन अमित भाई तीसरा इशारा चूंकि आ गया है, एक दो दिल के करीब के गाने गुनगुना दीजिए। और एक सवाल जो फिर से सोशल मीडिया पे आ गया, आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं? फिटनेस को लेके भी बड़े कॉन्शियस हैं, और जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ तो फिटनेस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कुछ ध्यान रखते हैं? और खान पान में क्या पसंद है? लोग पूछना चाह रहे हैं तो जवाब दे ही दीजिए। मैं खान पान में, मतलब मैं आई थिंक नेचुरली भगवान की दया से अपने आप ही बच गया हूँ कि जैसे मीठा खाना अच्छा लगता है, बट इतना खाना नहीं अच्छा लगता कि मीठा ही खाते रहो। तो वजन तो वो वैसे ही अपने आप, तो मीठा ही सबसे बड़ा जो है वो जहर है, वो एक्स्ट्रा मीठा खाना, तो उससे बच गया अपने आप। फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? डिश मतलब खाने पीने में कोई भी डिश? कुछ भी। तो आपको पोहे जलेबी तो खिलाएंगे, थोड़ा दाल बाफला भी है आज अंदर। तो वेजिटेरियन में मैं एक्चुअली सब खा लेता हूँ सर। मैं वही, अगर बात अपनी कंप्लीट करूँ मैं खाने की, तो मैं जंक फूड बहुत कम खाता हूँ, बहुत ही कम, रेयरली कभी कुछ खा लिया तो खा लिया, और वो अपने आप ही आदत बनी हुई है। और उसका एक कारण भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ जंक फूड ही खाया है, क्योंकि घर में माँ तो थी नहीं बनाने के लिए, ना कोई नौकर चाकर थे बनाने के लिए, तो मैगी नूडल ही खा लेते थे गरीबी में, या भुर्जी बना ली ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार राजमा बनाने की कोशिश करी थी, 2 दिन तक गले ही नहीं वो, तो छोड़ ही दिया मैंने वो। और तो जो ऊट पटांग मिल जाता था खा लेते थे, यूनी में वो जवानी में पच भी जाता था वो। तो अच्छा है, ये फिटनेस फंडा यही है कि जंक फूड नहीं खाते, इतना खा लिया कि उससे नाराजगी हो गई, जिम विम जाते हैं? नहीं, और कभी कभी ज़्यादा अगर खाना खा लिया, देखा कि मतलब पेट पे जो है 2 इंच की चर्बी आ गई है, तो हिला लो भाई थोड़ा शरीर, भाग लो, दौड़ लो। जिम में जाते हैं, दौड़ लगा? जिम नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता जिम। माशाल्लाह। चलिए, पार्क वार्क में दौड़ लो, पुशअप मार लो। दौड़ना भी अपने आप में संपूर्ण एक्सरसाइज ही है। हाँ, और क्या? अब इस इशारे को नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए गाना आपका जो भी आपके दिल के करीब हो, बढ़िया सा गाना गा दीजिए, तो इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा लंबा सत्र, थोड़ा ताली बजाओ ताकि अमित जी का थोड़ा गाने का और मन करे। एक ट्रिविया है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगी, तो मेरी जो अभी मिसेज हैं, वाइफ हैं, वो जिन दिनों गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसने भी बोल दिया ब्रेकअप, मैंने भी बोल दिया ब्रेकअप। फिर मैं अपने घर चला गया, वो अपने घर में थी। मैं घर वापस आया तो मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो अभी कैसे संभाल लेंगे इसको। और मतलब भीषण लड़ाई हो गई थी कुछ। मतलब ये सच्ची घटना बता रहे हैं? हाँ, सच्ची घटना, भीषण लड़ाई हो गई थी। और तो मैं मैं ऐसा कुछ लिखता रहता हूँ, यू नो, कि कभी कुछ लिख दिया, फिर भूल गए उसको, फिर कुछ और लिख दिया। वो बेसिकली अपने आप को व्यक्त करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लिख। तो मैंने कहा यार एक गाना लिखता हूँ यार, एक गाना लिखूंगा। फिर मेरा एक म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त है, कि उसके यहाँ जाऊँगा, सुबह 8 बजे उठ जाता है वो, उससे बोलूँगा सिर्फ तू पियानो का कुछ दे दे, और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूँगा, CD बंद कराऊंगा, उसके तकिए के पास छोड़ आऊँगा। एग्जैक्टली मैंने यही किया। वाह,
फिर से मनाने के लिए। मनाने के लिए। तो घर की चाबी तो थी उसकी मेरे पास, तो मैं वो सो रही थी, मैं ऐसे रख के आ गया। मैंने कहा ये सुन लेना प्रिय, अगर इसके बाद माफी दे सकती हो तो दे देना, वरना फिर एक और गाना लिखना पड़ेगा। पूरा फिल्मी स्टाइल मतलब। तो वो गाना सुना देता हूँ आपको। और उसका असर हो गया। हाँ, और इस कहानी को थोड़ा आगे और खत्म करता हूँ। इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए बोर नहीं करूंगा आपको। तो रणदीप हुड्डा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हाँ, इनकी एक फिल्म कर रहे थे वो साई बीवी गैंगस्टर। हाँ, उसमें ही शायद गाना हाँ, है। तिग्मांशु धूलिया जी डायरेक्ट कर रहे मैं थे। पढ़ रहा था, उसमें था जिक्र। तो दिवाली की पार्टी में गए तो रणदीप ने बोला गा दे इसको, गा दे। मैं कहा छोड़ो यार, क्या करना है, गा दे। मैंने गा दिया। तो हम लोग तिग्मांशु धूलिया जी को तिशु भाई बोलते हैं बम्बई में प्यार से। तो तिशु भाई को सुनाया, तिशु ने ये गाना मुझे दे दे। तो मैंने कहा 50,000 दे दे। क्या बात है। जेब में 5 रुपए नहीं थे, तो मैंने कहा यार ये तो गाना वाना बिक जाता है क्या ऐसे। तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, तो अंदर गए, चेक काट के लाके दे दिया उन्होंने। क्या बात है। मैं कहा यार ये भी एक धंधा हो सकता है, नया हुनर है। बट मैं गया नहीं उस तरफ, थैंक गॉड नहीं गया मैं। तो अभी गाना सुन लेते हैं, जिससे इन्होंने वापस से अपनी जो तो श्रीमती गाना उनको कुछ इस तरीके से है कि मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, ये मैंने क्या कर डाला, फूल वो जिस पे था मैं मंडराता, उसको ही खो डाला। अब फिरता हूँ मारा मैं बेचारा मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, ये मैंने क्या कर डाला, फूल वो जिस पे था मैं मंडराता, उसको ही खो डाला। एक दिन मैं निकला काम से, उड़ता हुआ आराम से, देखा वो सोने की चमक में, फूल वो अपनी ठनक में, करता था बातें हवा से, मदमस्त कलियों बरसात से, मैं तो जमा रह गया, पंखों से निकली हवा, दिल में रगाया, हंसा खिलाया, हुआ उसको प्यार हुआ। मैं तो उसके पास था जाता, पर मैं तो शर्मा गया, मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, ये मैंने क्या कर डाला। तो ऐसा कुछ करके। वाह, हम सचमुच कहेंगे कि इस हुनर को भी और ज्यादा देखना चाहेंगे आने वाले समय में। दूसरा गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर पहले गाने में काम हो गया। नहीं, लेकिन इस हुनर को आगे रख सकते हैं, और भी बहुत चेक इस हुनर से भी आए। अमित सियाल जी, ऐसा लग रहा है कि ये सत्र खत्म ही ना हो, आपसे बातचीत चलती रहे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंगेजिंग है, लेकिन अगले सत्र का इशारा हो चुका है। ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। इंदौर की धरती पर, मालवा की धरती पर आप आए, आपने लिटचौक के लिए समय दिया। मुझे उम्मीद है आपका बैग भी अब वापस होटल में आ गया होगा। मुझे भी ऐसी उम्मीद है। और उम्मीद करते हैं अगली बार पूरे बैग के साथ ही आप अगले लिटचौक के सत्र में अगली बार जूते पहन के आऊंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमित सियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब की तरफ से शुभकामनाएं कि हम जल्द ही आपको उन किरदारों में देखेंगे, उन रोमांटिक और हंसी मजाक वाले किरदारों में भी देखेंगे जो आप दिल से करना चाहते हैं, और आपके लिखे गीत और आपके गाए हुए गाने भी हम सुन पाएंगे। बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।